हेलो बच्चे लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रथम कोटि और उसके पहले देखा था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण एवं उससे जुड़ा हुआ उससे बनने वाले सारे के सारे ग्राफ। तो आज हम देखेंगे दूसरे और दूसरे से ज़्यादा कोटि की अभिक्रिया के लिए सेकेंड और सेकेंड से आगे थर्ड फोर्थ करके nth ऑर्डर वाले समीकरण के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे होता है उसको व्युत्पन्न करना सीखेंगे और उससे संबंधित जितने भी ग्राफ है वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए समाकलित वेग समीकरण। लेकिन सेकेंड और इससे आगे द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि और इससे आगे nवीं कोटि तक के अभिक्रियाओं के लिए जो समाकलित वेग समीकरण है ये एक जैसे ही व्युत्पन्न किए जाएंगे। तो इसलिए सेकेंड ऑर्डर वाले को हम सीखेंगे, इसके बाद सीधा हम nवीं कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालना सीख जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। देखिए, तो कोई एक रिएक्शन मान लेते हैं, ए गिव्स अस प्रोडक्ट जो कि द्वितीय कोटि का है। ये मान लेते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो दर की परिभाषा से रेट लिखा जाएगा कैसे, ए टू दी पावर 2। दर की परिभाषा ही कहता है घात 2 के समानुपाती होता है रेट। और हम इसको फार्मूला में लिखें तो डी ए बटे डी टी बराबर दर स्थिरांकी ए की घात 2। अब चूंकि समाकलित वेग समीकरण हमको समाकलन करना है इसलिए हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ए के सापेक्ष समाकलन करेंगे इसलिए ए को एक साइड में लाए हैं और माइनस को इधर लेकर के इस डी टी को इधर लेंगे। थोड़ा और रीअरेंज करते हैं तो ए की घात ऋण 2 लिखते हुए हम इसको डी ए लिख देते हैं और इसको माइनस के कांस्टेंट इस तरह से। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इस तरह से हम समाकलन के चिन्ह लगाते हैं और लिमिट के साथ में ये t समय के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो टाइम लिमिट इधर रहेगा और ये हमारा a सांद्रता है, सांद्रता के सापेक्ष लिमिट इधर लिखी जाएगी। तो देख लीजिए, जब टाइम 0 था, t इक्वल टू 0 था, तो कंसंट्रेशन ए नॉट, प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट, ये हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया है कि माना शुरू में सांद्रता ए नॉट था और टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम, तो टाइम लिमिट हो गया 0 से टी टाइम, मतलब कोई निश्चित समय अंतराल के बाद, निश्चित समय टी के बाद मान लेते हैं सांद्रता ए बची हुई, से सांद्रता ए। तो 0 टाइम पर प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट और टी समय पर शेष बची हुई सांद्रता ए है। तब यहाँ हम समाकलन का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये एक फार्मूला होता है x से पावर n dx बराबर होता है x घात n धन 1 बटे n धन 1। ये समाकलन का शुद्ध मैथमेटिक्स का फार्मूला है, इसको एज इट इज हमको याद करना है। यहाँ पर n की जगह में -2 है, तो जहाँ जहाँ n उसके जगह में -2 रख देंगे तो हमको मिल जाएगा a की घात ऋण 2 धन 1 बटे ऋण 2 धन 1 और इस पर लिमिट ए नॉट टू ए, और इस तरह से इधर
dt का समाकलन t, लिमिट 0 से t तक। अब हम इसको बिताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें अब हम ये हो जाता है a टू दी पावर -1 और -1। अब देखिए ये ऋण चिन्ह, ऋण एक ऊपर चला जाएगा तो माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। e के घात ऋण एक के उसको हर में ले आए, अंश से हर में आ जाने से उसका घात धन बन गया, धन 1 हो गया। और लिमिट हम अब पुट करेंगे इसको लिखने के बाद। यहाँ भी हम लिमिट एक साथ ही रखेंगे जी। ये दोनों माइनस कट गया, कैंसिल आउट। अब लिमिट रखते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट रखते हैं a की जगह में माइनस लोअर लिमिट a0 1/a0। इसी तरह से इसमें भी अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, t माइनस 0 t ही आएगा, इसलिए सीधा सीधा t लिख दिए। नहीं तो एक्चुअल में ब्रैकेट के भीतर t ऋण 0 आएगा, तो t ऋण 0 मतलब t। ये हमारा, अब इसको हम देखिए इसको उस तरफ ले जाते हैं। ये देखिए ये हमको मिल जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण का एक फॉर्म है। इस तरीके से भी हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिख सकते हैं, जो हमको y = mx + c के रूप में दिखाई दे रहा है। और इसको और भी अरेंज कर सकते हैं कि t बराबर, इसको हम इधर ले आते हैं जैसे ये था, उसका थोड़ा सा और रीअरेंज कर देंगे 1/a माइनस 1/a0 और k बराबर लिख देते हैं 1/t 1/a माइनस 1/a0। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ये प्रारंभिक सांद्रता, ये t टाइम के बाद बची हुई शेष सांद्रता a। अब इसमें कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं? दो ग्राफ हमको यहां से मिलेंगे। यदि हम दर और सांद्रता की घात 2 के विरुद्ध यदि ग्राफ खींचें तो हमको सरल रेखा मिलेगा y = mx के रूप में, या यहां से कर लो, उसको बोलो चाहे इसको बोल लो। और दूसरा, हम यदि रेट और सांद्रता के बीच ग्राफ खींचें तो y = mx² हिसाब से एक हमको कर्व मिलेगा, परवलयाकार पैराबोलिक कर्व। और तीसरा एक ग्राफ हमको यहाँ से मिलेगा y = mx + c से सरल रेखा। और चौथा हम ग्राफ देखेंगे यहाँ पूर्ण काल के लिए। तो चलिए हम ग्राफ देख लेते हैं। ये देखिए, जो डेरिवेशन हम लोग देखे, व्यंजक उत्पन्न करने के जितने स्टेप थे
अलग अलग स्टेप से हमको 4 ग्राफ मिलेंगे। देखते हैं इसके लिए ग्राफ नंबर 1। ये देखिए, दर और सांद्रता की घात 2 के बीच यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो समानुपातिक दिख रहा है। यहां से भी ले लो चाहे यहां से भी ले लो, ये हमको y = mx के फॉर्म में हमको सरल रेखा मिल रहा है। इससे मान के चल लो चाहे इससे देख लो, दोनों कहीं से भी हम इसको समझ सकते हैं। ये हो जाता है सरल रेखा और इसमें हमको स्लोप मिलेगा k। दूसरा ग्राफ हमको मिलेगा यदि हम दर और सांद्रता के बीच ग्राफ खींचते हैं तो y = mx स्क्वायर, जो कि एक पैराबोलिक इक्वेशन होता है, पैराबोलिक कर्व हमको मिलेगा, परवलयाकार वक्र हमको मिलेगा। इस तरह से ग्राफ हमको मिलेगा ऐसा। परवलय का समीकरण होता है y = mx स्क्वायर। तो इस तरह से ग्राफ, दूसरा ग्राफ हमको मिलता है दर और सांद्रता के बीच ग्राफ खींचेंगे। तीसरा ग्राफ हमको मिलता है a को रखेंगे x एक्सिस पर t, और ये c की जगह में है इंटरसेप्ट c = 1/a0। और इस यहां से इस बिंदु से ऊपर की ओर सरल रेखा हमको मिलता है, इस स्लोप हमको मिलता है k। और खास बात, सेकेंड और इससे आगे जितने भी ऑर्डर के लिए हम लोग ग्राफ देखेंगे तो हमेशा 1 सांद्रता और समय के बीच खींची जाएगी और हमको ऐसे ही सरल रेखा मिलेगा। सांद्रता घात 2, घात 3, घात 4 आएगा, लेकिन 1/में रहेगा। ये हो जाता है हमारा तीसरा ग्राफ। चौथा ग्राफ हमको पूर्ण काल के लिए मिलेगा। तो पूर्ण काल के लिए पहले तो हम यहाँ पर आपको एक व्यंजक या फार्मूला निकाल देते हैं। पूर्ण काल अर्थात रिएक्शन कब पूरा होगा, पूर्ण काल के लिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कब पूर्ण होता है या कब पूर्ण हो सकता है या होना चाहिए। तो यहां से देखिए, हम जो हमारा लास्ट व्यंजक आता है इसी वाले से हम लोग निकाल सकते हैं। यहां से भी 1/a a0 + 1/a0, दोनों को जोड़ने पर लघुत्तम लेकर के जो हमारा सामान्य भिन्नों को जोड़ते हैं उस विधि से। अब इसको हम लोग a बराबर लिख देते हैं। तो a0/a0 KT/1। इस इक्वेशन से हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि सांद्रता 0 होने में कितना समय लगता है। बची हुई से सांद्रता 0 कब हो रहा है, अर्थात a का मान 0 कब आ रहा है, हम यहाँ पुट करके देखते हैं। तो लिमिट जो लिए थे उसको हम लोग लेके देखते हैं। बट t = 0, जब t = 0 लेते हैं, यहाँ पर t 0 रखेंगे तो शेष बची हुई सांद्रता a क्या निकल के आता है। देखिए, यदि t = 0 रखते हैं तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, और 0 + 1 मतलब 1, तो हर में 1 है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो बच गया क्या, a0। तो ये हमारी प्रारंभिक सांद्रता है, जो एक्चुअल में यही होनी चाहिए, यही आनी चाहिए। हम ऐसे एज्यूम करके चले थे प्रारंभिक सांद्रता जब टाइम 0 होता है उस समय a0 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। अब हम t = यदि हम लोग इनफाइनाइट लेकर के देखते हैं, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि इस a = 0 कब आए, a का मान 0 कब हो।
किस समय पर जाकर के शेष सांद्रता शून्य हो जाए, अर्थात अभिकारक पूरी तरह से उत्पाद में बदल जाएगा। तो जब t इनफाइनाइट रखते हैं तो देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे तो हर का मान डिनोमिनेटर पूरी तरह से इनफाइनाइट हो गया, तो किसी भी संख्या के बटे में इनफाइनाइट हो जाने से वो हो जाता है हमारा जीरो, इसके बराबर हो जाता है हमारा जीरो। मतलब इनफाइनाइट टाइम पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जीरो होगी, मतलब अनंत काल तक यह चलते रहेगा। तो इसके लिए यदि हम ग्राफ खींचें तो हमको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींची जाएगी, इसको ध्यान रखना है, सांद्रता और समय के बीच में। तो कुछ इस तरीके का हमको ग्राफ मिलता है, अनंत काल तक चलते रहता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी चलते रहेगा। ये हमको 4 ग्राफ मिलता है। हम इसकी यूनिट भी देख सकते हैं। ये देखिए हमारा, यहां से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ये हमारा आया था द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। यहां से इसकी यदि k की यूनिट निकालना चाहेंगे तो देख लीजिए, ये तो सांद्रता हो गया, सांद्रता माइनस सांद्रता, आखिर सांद्रता ही बचेगा। तो पर टाइम, और सांद्रता क्या लिखा है नीचे में, 1 के बटे में सांद्रता है तो 1 बटे मोल पर लीटर, तो 1 के बटे मोल पर लीटर है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो मोल पर लीटर के इनवर्स हो जाएगा, मोल पर लीटर का इनवर्स, क्योंकि यहाँ 1 के बटे में है, सांद्रता नीचे में है और सांद्रता की ये होती है मोल पर लीटर, ऊपर जाएगा तो माइनस, और टाइम नीचे में है तो या लिख सकते हैं मोल पर लीटर को मोलारिटी, कैपिटल एम इनवर्स टाइम इनवर्स। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण, उससे संबंधित ग्राफ। हम इसी में अब थर्ड फोर्थ को यहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पर ये सेकेंड का है, थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाता है, यहाँ पर 1 स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर, इस तरह से आएगा। हम nth ऑर्डर के लिए अब हम लोग निकाल देते हैं। चलिए अब nth ऑर्डर के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं। माना फिर से एक रिएक्शन ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यह nवीं कोटि की अभिक्रिया है, तो रेट k की घात n के समानुपाती होगा, माइनस dA बटे dt बराबर k, a की घात n होगा। रीअरेंज करते हैं, दोनों तरफ लिमिट के साथ में समाकलन करने पर प्रारंभिक सांद्रता A0 से शेष सांद्रता A तक का लिमिट सांद्रता की ओर से, इसे हर से अंश में ले जाते हैं तो a की घात माइनस n हो जाएगा और dA बराबर k कांस्टेंट बाहर, इसकी लिमिट 0 टाइम से t टाइम तक। यहाँ फार्मूला के हिसाब से a⁻n+1
लिमिट ए नॉट से ए माइनस के टी लिमिट 0 से टी तक। ए टू दी पावर माइनस एन धन 1/, यहाँ पर देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं नीचे से, हर में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये एन धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो एन ऋण 1 हो जाएगा और माइनस चिन्ह बाहर। ये देखिए दोनों को माइनस कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ऊपर में एक बार ए रखेंगे और लोअर लिमिट ए नॉट रखेंगे, तो एन माइनस 1 इस तरह से हम इसको बाहर कर दिए और ए की घात माइनस एन प्लस 1 माइनस ए नॉट रखेंगे यहाँ पर, तो ए नॉट की घात माइनस एन प्लस 1 बराबर कि यहाँ पर अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट 0, तो टी माइनस 0 टी। अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1/n-1, इसको हम हर में ले आते हैं, अंश में ए की घात है उसको नीचे ले आएंगे तो ये 1/, हो जाएगा ए की घात। अब n धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, घात ऋणात्मक हुआ तो पूरी तरह से बदल जाएगा n ऋण 1 माइनस 1/1 नॉट की घात n ऋण 1 ये बराबर ए टी। अब इसको और थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, के बराबर इधर से लिख देते हैं 1/n-1 टी, इस टी को नीचे ले आए 1/e की घात n-1 माइनस 1/e नॉट की घात n-1, ये है हमारा nवीं कोटि के अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। आसानी से nवीं कोटि के लिए ग्राफ खींचेंगे तो यहां से हमको एक ग्राफ मिलेगा जो कि रेट और ए की घात n में खींचेंगे तो हमको सरल रेखा मिलेगा, ठीक है। यहां से उसके बाद यहां से हमको फिर मिलेगा, यहां से हम इसको रीअरेंज करेंगे तो y बराबर ये उधर चला जाएगा, mx प्लस c आएगा, हमको मिलेगा इस तरह से। इसको यदि हम थोड़ा सा यहाँ से रीअरेंज करें तो क्या मिलता है, देखिए जरा, ये ऋण चिन्ह वाले जो ए नॉट है उसको उधर ले जाते हैं यहाँ पर, और ये n-1 को इसके साथ गुणा कर देते हैं तो n-1 ए टी धन 1/a नॉट की घात n ऋण, ये n-1 के इसके साथ गुणा हो गया और ये धन वाला उधर चला गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये बच गया, हम लिख दिए उसको राइट हैंड साइड में। y = mx प्लस c, ये हमारा c बना, mx प्लस c, ये स्लोप मिलेगा हमको। y एक्सिस पे क्या लेंगे हम लोग, 1/n
ए की घात n-1, एक्स एक्सिस पे टी रहेगा, 1/(a)0 की घात n-1 इंटरसेप्ट के बाद यहाँ से सरल रेखा मिलेगा, इसका स्लोप होगा ये स्लोप, ये जो बन रहा है हमारा n-1 की, ये हो गया हमारा nवीं कोटि के अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। चलिए इसके बाद एक बहुत ही रोचक कंक्लूजन में आपके लिए लेकर के अभी बताऊंगा, फिर हम समाप्त करेंगे। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो या दो से अधिक होता है तो देखिए n बराबर यदि 2 है, n बराबर यदि 3 है, n बराबर यदि 4 है और n बराबर हम nth लेते हैं, तो इक्वेशन हमको क्या मिलता है, n बराबर जब 2 होता है तो हम लिख देते हैं ऐसा k बराबर 1/t 1/a माइनस 1/a0। ये हो गया द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तृतीय कोटि के क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ घात में आ जाएगा 2, तो k बराबर हमको मिल जाता है 1/2t 1/a² माइनस 1/a0 की पावर 2। चतुर्थ कोटि के अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, k बराबर 1/3t। nवीं कोटि की अभिक्रिया से ही हम इसको निकाल रहे हैं, लेकिन पहले इधर से आपको बता रहे हैं एक इंटरेस्टिंग सा nवीं कोटि के लिए क्या मिला था हमको 1/n-1t 1/a⁻n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1। इन सभी को मैं यहीं से निकाला, nवीं कोटि के अभिक्रिया से ही हम n की जगह में मान रखेंगे तो ये सब आ जाता है। देखिए यहाँ पर क्या खास बात देखने को मिला, यदि वो nth ऑर्डर है तो यहाँ पर t के साथ में जो गुणांक है वो 1 कम है और इसके घात में भी 1 कम है। यदि ऑर्डर 2 है तो 1 का गुणा है और घात 1 है। यदि ऑर्डर 3 है तो यहाँ 2 का गुणा है, घात 2 है। यदि ऑर्डर 4 है तो यहाँ 3 का गुणा है, घात 3 है। मतलब ऑर्डर में 1 कम करने से टी के साथ गुणा हो रहा है और घात में उतना है। nवीं कोटि का है तो टी के साथ n ऋण 1 का गुणा और 1 घात n ऋण 1 और a0 की घात 1 ऋण 1, और इनसे सरल रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। देखिए ये है वास्तव में सरल रेखा का ही समीकरण है। यदि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं एक ठोक बता दूं तो कैसा हो जाएगा, देखो इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा ये टी और ये ऋण इधर आ गया और ऋण इधर आ गया, धन 1/a0 बराबर यहाँ ए और टी का गुणा हो गया, 1/a0 इधर आ गया, धन ऊपर यहाँ पे रह गया 1/a, ये बन गया हमारा y = mx + c। वैसे यहाँ सब में मिलेगा। तो 2 से अधिक किसी भी ऑर्डर के लिए यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। y में रखा है ये वाला 1/1 सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे तो इंटरसेप्ट 1/a0 और यहाँ से सरल रेखा की। थर्ड ऑर्डर के लिए 1/a² के बीच ग्राफ खींचा जाएगा।
इसके बीच और टी के बीच। तो इंटरसेप्ट हमको मिलेगा यहाँ से यहाँ 1/A0 का घात 2 और स्लोप यहाँ से बनेगा e। इसके लिए देखेंगे ऐसे 1/A की घात 3 और t अंतःखंड 1/A0 की घात 3 2 के ये हो जाएगा 2 के, ये स्लोप 2 के होगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 2 के टी होगा, तो t इधर आ गया, 2 के रहेगा। वैसे यहाँ पर यहाँ 3 के टी होगा तो इसका स्लोप हो जाएगा 3 के। अब इसी तरह से एनवी के लिए ध्यान रखेंगे 1/A to the power n-1 और t के विरुद्ध ग्राफ खींचेंगे तो इंटरसेप्ट हमको मिलेगा 1/A0 की घात n-1 और यहाँ से सरल रेखा मिलता है n-1 के इसका स्लोप है, n-1 के इसका स्लोप है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक किसी भी ऑर्डर के लिए हम जब सरल रेखा का समीकरण प्राप्त करते हैं तो उसमें इस तरीके के कुछ कॉमन फैक्ट आता है और ग्राफ सभी का इस तरीके से बनेगा, लेकिन किस किस के वर्सेस प्लॉट हो रहा है बस उसको थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अर्ध आयु काल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।